गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हेल्दी और हार्टी हैं। चलिए हम फिर स्टडी करते हैं अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का चैप्टर, और ये है इसका छठवां क्लास यानी 6th क्लास। होपफुली दिस वन इज द लास्ट क्लास। थोड़ा एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाता है तो क्लास लंबी हो जाती है, इसलिए उसके पार्ट्स कर दिए गए हैं। और जो नए हैं बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लास्ट जो 5 क्लासेस हैं उन्हें अटेंड कर लें ना। हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और हमें क्या पता था कि 3 कंडीशंस में हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसकी डिस्टेंस प्रोवाइडेड हो किससे, वैद्युत द्विध्रुव से या इलेक्ट्रिक डाइपोल से, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो उसके 3 पॉइंट्स थे। नंबर 1 जिसे हम बोलते थे अक्षीय स्थिति। क्या बोलते थे? अक्षीय स्थिति। इसको हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, यानी इंड ऑन पोजीशन, यानी कोई पॉइंट ऐसा जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्ष पर ही कहीं स्थित हो। दूसरा निरक्षीय स्थिति, जिसको आज हम स्टडी करेंगे, इसका डेरिवेशन आज हम करेंगे। निरक्षीय स्थिति इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और एक तीसरी जिसमें हमें कोई मतलब ना तो परपेंडिकुलर होगा ये, यानी अक्ष में होता है और ये अक्ष के परपेंडिकुलर होता है। और एक तीसरी क्या होगी? रैंडम पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, यानी किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, यानी वो ना तो परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा और ना ही मतलब उसी एक्सिस पे होगा, डाइपोल के एक्सिस पे होगा, बल्कि कहीं भी पॉइंट होगा। तो चलिए ये हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। जो बच्चे नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसकी जो 5th क्लास है उसको अटेंड करें। और आज हम स्टडी करते हैं 2nd और 3rd को। तो सबसे पहले तो एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिस सिस्टम में 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस इन द सेंस एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक स्मॉल डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 2 चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट। दिस वन इज -q, देन दिस वन इज +q। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। हम मान लेते हैं इसका सेंटर ये O है। डाइपोल का मतलब पोजीशनिंग दिखाने के लिए लिख देते हैं कि डाइपोल का नाम है AB। ओके, डाई का मतलब 2, पोल का मतलब सेंटर्स, ठीक है। और पोल जो होते हैं वो सेंटर से कैसे डिफरेंट होते हैं? सेंटर सिंगल एग्जिस्ट करता है और पोल हमेशा डबल या मोर देन 2 होते हैं इसी। ओके, तो अब देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की L है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की L है। एक क्वांटिटी जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। उसकी वैल्यू क्या होती है? 2ql। ये आपको मैं रिमाइंड करा रही हूँ क्योंकि इसे हम यूज करेंगे नाउ। अब अगर एक्सिस पे कंडीशन होती जिसको हम कल स्टडी कर रहे हैं तो उसे आज हमें स्टडी नहीं करना है। ये जो एक्सिस है डाइपोल का, इसके परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन पे कहीं कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, पॉइंट को M मानते हैं। बुक्स में हमेशा P माना, पर हम इसे P नहीं मान रहे क्योंकि आप ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का सिंबल है P, उससे आप उसको कंफ्यूज कर जाते हो, क्योंकि सिंबलाइजेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ दिस डिस्टेंस इज R। तो हमारा जो पॉइंट M है उस पर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E की वैल्यू ड्यू टू दिस डाइपोल। तो अभी हमें पता है डाइपोल क्या है। डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें एक -q चार्ज और एक +q चार्ज रखा हुआ है। हमें कूलाम का लॉ पता है कि कूलाम के नियम से एक किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी दूसरे पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अध्यारोपण के सिद्धांत से उनको हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम दोनों का वेक्टर फॉर्म निकाल लें, देखते हैं क्या होता है। अभी आपको पता है प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो अवे होती है। कैसी होती है? अवे। तो जो फील्ड इस तरीके से जनरेट होगी, ये थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया, ऐसे बनाते हैं। ये जो जनरेट होगी ये अवे होगी, यानी ये हो गई E1।
और जो Q माइनस Q की वजह से होगी वो टूवर्ड्स होगी इधर की तरफ, यानी ये क्या हो जाएगी E2। मान लेते हैं कि प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम सिम्बलाइजेशन दे रहे हैं E1 और माइनस Q की वजह से क्या है E2। नाउ यू कैन सी, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है r डिस्टेंस की वजह से, यहाँ पे जो ये एंगल है इसको आप मान लो कि ये थीटा है। कितना है? थीटा। अभी आप देखो ये एंगल थीटा हो सकता है या नहीं। ये थीटा वैल्यू आप जानते हो 90 डिग्री, क्योंकि हम ये डिस्टेंस बता रहे हैं, तो ये थीटा कितना है 90 डिग्री। अगर हम इस डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो हम इस एंगल को मेजर करेंगे थीटा। ओके, अभी देखिए ये अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस डाइपोल के एक्सिस के, ठीक है, तो अब जरा थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री देखनी है कि कहाँ कितना एंगल होगा। अभी आप क्या करो, आपको पता है कि ये E1 वेक्टर है, ये आपका E2 वेक्टर है। ये क्लियर कट हो जाए इसलिए मैं आपको अलग से दिखा रही हूँ। E1 वेक्टर है। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की एक अच्छी बात होती है कि हम उसके क्या कर सकते हैं, घटक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घटक कर सकते हैं। उसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं दो परपेंडिकुलर अनदर वेक्टर्स में। तो हम क्या करेंगे कि E1 के हमने दो हिस्से कर दिए हैं, एक ऊपर की तरफ, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा ये थीटा नहीं है, यहाँ से आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअली में दिस वन इज थीटा, दिस वन इज थीटा, देन दिस वन इज 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। और इसका जो थीटा से कनेक्टेड घटक होता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा E1 कॉस थीटा। नाउ इन द सेम वे इसके आप दो हिस्से करिए, तो ये नीचे की तरफ इसका क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा, और इस तरफ हो जाएगा E2 cos थीटा। नाउ यू कैन सी कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं होगी इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी ब्लैक बोर्ड के अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और दोनों क्या होंगे, ऐड कर सकते हो। आप क्यों ऐड कर सकते हो? डायरेक्शन सेम है तो आप सीधे सीधे भी ऐड कर सकते हो। तो एक्चुअल में टोटल आपको फील्ड जो कैलकुलेट करनी है वो E हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ना अभी E1 और E2 की क्या वैल्यूज हैं, आप फॉर्मूले से चलिएगा। E1 इज इक्वल्स टू, E1 क्या है, Q प्लस Q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका L है और ये R है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वही और मतलब जो आप लगाते थे ना, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस ये जितना भी वर्टिकल है, यहाँ से आप मैं लिख देती हूँ पाइथागोरस की प्रमेय से। वैसे आपको आना चाहिए प्रमेय से। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल O, ये M O B में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि MO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MB का स्क्वायर, राइट। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कैसे निकाल आएगी, ये आपका कितना है, MO कितना है, MO है आपका R स्क्वायर और ये कितना है L स्क्वायर इज इक्वल्स टू MB स्क्वायर। तो MB इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस। ये एग्जैक्ट डिस्टेंस है प्लस Q से M की। अब इधर आएंगे तो आप देख रहे हो कि सिमेट्रिक है ये, और ये दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं, ट्राइंगल बन रहा है, सिमेट्रिक है। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखो या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो ये डिस्टेंस हो गई। तो आप E1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। तो Q कितना है, प्लस Q यानी Q अपॉन R स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? ठीक। अब E1
की वैल्यू आपको पता चल गई। इसमें कॉस थीटा ऐड करिए, अभी इतना ही लिखा रहने देते हैं, E1 कॉस थीटा। E2 की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। E2 इज इक्वल्स टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैन यू सी दैट कि इवन E2 के जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे है, सेम है, और क्योंकि डायरेक्शन उसका सेम है तो हम उसे सेम लिख भी सकते हैं। यानी एक्चुअल में इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू ट्वाइस E1 कॉस थीटा, या E1 प्लस E2 आप कॉमन ले लो तो कॉस थीटा को 2 कॉस थीटा हो जाएगा। यानी हम E इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट बार बार लगाने की अब जरूरत नहीं है, ये सीधे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ भी कॉस थीटा था, इसके भी कॉस थीटा, तो यहाँ कर देते हैं ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा। ना अब आप इस कॉस थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से रख दीजिए। जितने मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बायो वाले बच्चे भी ध्यान से देखें। आप किसी भी ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी बेस और ये रख देते हैं तो ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है। तो ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका L अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आपको कॉस थीटा की ये वैल्यू पुट कर देनी है इस फॉर्मूले में, राइट। तो अब हम इसको रख देते हैं इस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू F नहीं E इज इक्वल्स टू, ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, अब हम ट्वाइस कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे, तो 2 को इधर कर देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आपने निकाली थी, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नाउ अभी आप देखिए इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू, अभी एक्चुअली मुझे वेक्टर नहीं लगाना है क्योंकि मैंने सिर्फ वैल्यूज को लिखा है, वेक्टर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम डायरेक्शन में सीधे ऐड कर चुके हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा 2QL, क्या आप इसको पहचानते हैं 2QL को, राइट, आप पहचानते हैं ऑलरेडी, इसको आप लिख सकते हैं P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन, अब इधर देखिए इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं, 1/2 इधर से है और ये हाफ है, 2 प्लस हाफ करेंगे तो 3/2 आएगा। हाँ, इस यानी अंडर रूट ऑफ इसकी वजह से, यानी ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप अंडर रूट में ही अंदर ऐसे करके फिर ऐसे करके लिख सकते हैं ना, स्क्वायर का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको आप पावर में लिखेंगे, ऐसे करेंगे। अभी आप फिर से कंसीडर करो कि जो R है वो ग्रेटर देन L है, यानी इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी है। तो क्या हो जाएगा, L अपॉन R विल बी टेंडिंग टू 0, यानी L अपॉन R की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। यहाँ से आप बाहर निकालिएगा तो L अपॉन R आ जाएगा, तो सीधे सीधे क्या बचेगा, R3, क्या बचेगा, R3। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R3। Now the problem is not with the सूखा नहीं था, E is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R3। अभी आप एक चीज देखिए, ये कुछ रिजेंबल तो कर रही है ना,
आपकी इन डाउन पोजीशन से बस कुछ अंतर आ रहा है इसमें। वहां पे यहाँ पे 2p/r³ आता था और यहाँ पे e/r³ आ रहा है। बट वन मोर थिंग वेरी सीरियस, जब आप ऐसे ऐसे बनाते थे ना उसमें यहाँ पे m लेते थे तो जो फाइनल p आता e की डायरेक्शन होती थी वो इधर होती थी, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ पे जो e का फाइनल डायरेक्शन है वो कहाँ है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि इन डाउन पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में जो वैल्यू ई की है उसमें तो अंतर है ही, डबल होती है। किसमें ज्यादा फील्ड होती है, इन डाउन पोजीशन में ज्यादा फील्ड होती है। यहाँ पे 2p/r³ आता है और इसमें आपका p/r³ आता है, लेकिन डायरेक्शन भी कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो अगर आप लिखना चाहें रिलेशन तो आप इससे लिख सकते हैं ई अक्षीय, अक्षीय यानी इन डाउन पोजीशन में वो कितना होता है, -2 ई ऑफ निरक्षीय। ये बात कितने बच्चों को समझ आ रही है, प्लीज टेल मी इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये चीज आपको समझ आई है कि नहीं आई है। फिर से एक्सप्लेन करते हैं हम। ई अक्षीय फिर से लिख देते हैं, आपको याद दिला देते हैं। अक्षीय यानी इन डाउन पोजीशन में आपने लास्ट क्लास में डेरिवेट किया था, वो होती थी 1/4πε0k 2p/r³। ठीक है, और आज आपने प्रूव किया है ई निरक्षीय 1/4πε0k। ऑब्वियसली हम ये मान के चलते हैं ना कि दोनों टाइप में हमने आर की वैल्यू सेम ली है और मीडियम सेम है और सेम ही डाइलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया हुआ है, तो ये हो गया p/r³। लेकिन इसमें और इसमें आप वैल्यूज में तो देख ही रहे हैं कि अक्षीय की वैल्यू निरक्षीय से डबल है, तो ये डबल कर दी हमने। लेकिन मैंने ये माइनस लगाया है क्योंकि अक्षीय स्थिति में आपका जो ई का डायरेक्शन होता था, फाइनल ई जो इस मतलब इस डाइपोल की वजह से क्रिएट होती थी, वो होती थी फ्रॉम माइनस टू प्लस, मतलब माइनस से प्लस वाले की तरफ, और इसमें इस तरफ डायरेक्शन है यानी प्लस से माइनस की तरफ, यानी वो एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कैसे नहीं होते, डबल ही नहीं होते बल्कि अपोजिट होते हैं। यानी अच्छी स्थिति में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है डाइपोल की वजह से, वो होती है लगभग वो एग्जैक्टली डबल होती है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होती है डायरेक्शन में ना। अब हम आते हैं अपनी तीसरी कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी पॉइंट दिया हो, हमें ये नहीं मतलब है कि वो उसकी एक्सिस पे है पॉइंट या वो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर पॉइंट से या सेंटर पॉइंट से उसकी डिस्टेंस दी है, नहीं, हमको कोई भी एंगल दे दिया, कहीं भी कोई भी पॉइंट है, यानी जनरल इक्वेशन अब हम डेरिवेट करेंगे और इन्हीं दो फॉर्मूलाज को हम यूटिलाइज करेंगे जनरेशन में। -q + q, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज द सेंटर और ये कोई भी पॉइंट है m। अब इस m पॉइंट से यहाँ की सेंटर से एंगल कितना है, थीटा, बस आपको ये पता है। देखिए अब ये ना तो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे है ना तो इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे है, ठीक है, नहीं, ना तो इक्वेटोरियल पे है और ना ही एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ये जनरल पॉइंट है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, जो P है, याद करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसके दो हिस्से कर देंगे। कैसे दो हिस्से कर देंगे, आप क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर और इस तरीके से दो हिस्से कर देंगे, ठीक। अब आप क्या करेंगे, P तो इस डायरेक्शन में होगा, उसके हम दो हिस्से किए दे रहे हैं, P के दो हिस्से कर रहे हैं, किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के। अब आप सोचेंगे हम P क्यों रख रहे हैं, P इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो गया है कि जो E होता है अक्षीय स्थिति में, उसमें भी सीधे सीधे P रख सकते हैं ना, 1/4πε0k 2p/r³, और E निरक्षीय यानी हमें Q वगैरह की अब जरूरत ही नहीं है, 1/4πε0k p/r³।
ये आपको पता है ना। तो 2p/r³ और p/r³ ये आपको ऑलरेडी पता है। जब आपको ये पता है तो आपको Q1 Q2 की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सीधे p से कैलकुलेट करो। तो हम अब क्या करते हैं, p एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। p इज वेक्टर, वेक्टर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके घटक कर सकते हैं। अगर हम घटक कर देंगे तो दो घटक हो जाएंगे, p साइन थीटा, ये इस डायरेक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा p कॉस थीटा। अब ये p इसी तरफ होता है ना, -2+, यहाँ की डायरेक्शन में p होता है, p का डायरेक्शन, इसलिए हमने इसके दो घटक कर लिए, p कॉस थीटा और p साइन थीटा। ना अभी आप देखिए p कॉस थीटा कौन सी स्थिति बना रहा है और p साइन थीटा कौन सी स्थिति बना रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला ऐड करेंगे। हमें निकालना है इस पॉइंट m पर, तो जो ये p का कॉस कंपोनेंट है ये किस लाइन पे आ रहा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा या p वाला फॉर्मूला लगेगा, बताइए। इस पे लगेगा अच्छी वाला फॉर्मूला, ठीक है, और इस पे क्या लगेगा, निरक्षी वाला फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूले जब आप इसमें ऐड कर देंगे, जो आपका साइन वाला है ये क्या है, इस डायरेक्शन में, और कॉस वाला क्या है, इस डायरेक्शन में। आपने इसी के क्या कर लिए हैं, इसके कंपोनेंट्स कर लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमने क्या किए हैं, कंपोनेंट्स, साइन थीटा और कॉस थीटा कंपोनेंट किए हुए हैं। तो जो आपका कॉस वाला कंपोनेंट है वो किस में आ रहा है, अक्षीय स्थिति में, ऐसे, ठीक, और जो उसका 90 है वो किस में आ रहा है, निरक्षीय स्थिति में। तो हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। आपकी अक्षीय स्थिति में क्या होता है, 2p। अब 2p इसमें कौन सा रखेंगे, cos थीटा अपॉन r³। E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब ये निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, p साइन थीटा, क्योंकि p था, और अपॉन r³ ना। लेकिन ये एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो जब हम इसके रिजल्टेंट निकालेंगे तो दो अगर वेक्टर हो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक यूं हो एक यूं हो, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो आप कैसे निकालते थे, एक जनरल फॉर्मूला होता है r² इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा। तो वहां पे 90 डिग्री है, cos 90 है, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट r² इज इक्वल्स टू आता है वो a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो सीधे सीधे क्या कर देते थे, √(a² + b²। वही हम इन दोनों के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसी आएंगी, परपेंडिकुलर। तो अब आप लिखेंगे फाइनल E इज इक्वल्स टू √E1² + E2²। आप दोनों वैल्यूज जब पुट करेंगे तो जो कॉमन चीजें हैं, जैसे कि P और इतना, P और इतना, ये कैसे हैं, कॉमन है, ये बाहर आ जाएंगे। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अंदर क्या रह गया, जरा ध्यान दीजिए,2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos² थीटा, और ये क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस sin² थीटा। मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए बहुत आसान है, पर जो बायो वाले बच्चे वो भी ध्यान दें, मैथमेटिक्स उतनी भी टफ नहीं है जितना आप उसे कंसीडर करते हैं। वो तो मदर है सारी साइंसेस की, तो वो बहुत कठिन हो ही नहीं सकती। अभी देखिए E इज इक्वल्स टू p/4 पाई E इज इक्वल्स टू, क्या समस्या है, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k थोड़ा सा सूख जाएगा तभी उस पर लिखिएगा। अभी यहाँ से देखिए, थोड़ी देर समझ लीजिए, 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा लिखा हुआ है, तो आपको एक फॉर्मूला आता है मैथमेटिक्स में, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sin² थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos² थीटा, लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। आई होप आपको समझ आ रहा है, यही लिखा हुआ है वो, √4 cos² थीटा प्लस 1 माइनस cos² थीटा। तो ये आपका 4 और इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा E इज इक्वल्स टू p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k
अंडर रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा. This is the general formula for the electric field created by an electric dipole at a distance r making an angle theta from the axis. ठीक है, एक्सिस से एक्सिस के परपेंडिकुलर थीटा एंगल बनाते हुए इतनी फील्ड वो जनरेट करेगा किसी भी जनरल पॉइंट आर पे. हालांकि ये एग्जाम्स में कभी आता नहीं, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए. आगे जब आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे तो ये आपको आना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उससे पहले हम कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक चीज स्टडी करेंगे. वो जब हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाया था तो बताया था, पर शायद आपको अभी याद नहीं रहा होगा. हम क्या करते थे, हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी घनी घनी होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उतनी स्ट्रांग होती है. अब हम क्या करेंगे, हम 3 तरीके की फील्ड्स मानते हैं. एक फील्ड होती है यूनिफॉर्म फील्ड, और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. और चलिए 2 ही अभी आपके लिए 2 ही तरीके की फील्ड है. एक होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको कैसे शो करेंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा? तो मतलब बच्चों ये है कि जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो फील्ड लाइंस हैं वो इक्वी डिस्टेंट है. इक्वी डिस्टेंस का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो डिस्टेंस है वो सेम है, बराबर है. वो एक दूसरे के कैसी है, पैरेलल है. जैसे हम शो करने के लिए ऐसे बना देंगे. आई विल ट्राई कि वो बने, जरूरी नहीं है क्योंकि ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत डिफरेंस बन सकता है. ये हो गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, ये सिंबलाइजेशन है. आपको ऑलरेडी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रियल में होती नहीं है, वो एक एज्यूम्शन है, एज्यूम्ड कर्व्स हैं वो. तो ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तरीके से सिंबलाइजेशन है. ये दिखा रहे हैं. अभी नॉन यूनिफॉर्म कैसी होगी, डायरेक्शन देखिए मैंने सेम बनाया है. इसमें ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ दूर दूर है. ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये अगर 1 mm है तो ये भी 1 है, तो ये भी 1 है, तो ये भी 1 है. यू गॉट दैट? आई होप कि आपको सब समझ आ गया. यानी इक्वी डिस्टेंट है, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, सेम है. तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. मान लेते हैं कि इसको जनरेट कर लिया गया कहीं पे और ये नॉन तो हमें नॉन नहीं पढ़ना है. अभी क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ला करके रख रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को. किसको? हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठा के रख रहे हैं किसी यूनिफॉर्म फील्ड में. अब देखिए हमने बनाया, यहाँ पे साइड में डायग्राम बना लेते हैं. ये आपकी फील्ड है. मैं यूनिफॉर्म ही बना रही हूँ फील्ड को. अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो यू शुड नॉट माइंड इट. अभी क्या है, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को ला करके किसी एंगल पे इसको रख दिया. ये लीजिए, ये एक एंगल, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका सेंटर है, ये आपका -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई है. अब एक चीज और ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, यानी इसकी जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलग है. हम इस डाइपोल को लेकर आए हैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. तब क्या होगा, आपको पता है कि अगर कहीं एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, F = Q × E. E is vector and F is vector, Q is scalar. अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसमें Q चार्ज ले जाया जाता है तो उस पर फोर्स लगेगा F = Q × E. और ये क्या होता है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. तो व्हाट विल हैपन, अब ये +q का चार्ज है और E इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स इसमें अप्लाई होगा, F1 मान लेते हैं उसको, दैट विल बी Q × E, राइट. और ये माइनस का Q है तो E के अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में लगेगा, F2 मान लेते हैं = Q × E. ये भी ये इस डायरेक्शन में होगा, बस इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा. अब आप देख रहे हैं
एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप याद करिए मैकेनिक्स जब आप पढ़ते थे यांत्रिकी तो उसमें पढ़ते थे कि अगर किसी भी वस्तु पे ऐसा बल लगे कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हों तो उसे हम बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल, बल युग्म। क्या बोलते हैं? बल युग्म। यानी ये भी बल है, ये भी बल है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो ये बल युग्म बना रहा है। और बल युग्म का क्या काम होता है? रोटेट कर देना किसी चीज को। तो अगर ये एंगल थीटा बनाते हुए रखा गया था तो ये इसको क्या कर दे रहा है? रोटेट कर देगा। तो एक्चुअल में कितना आघूर्ण लगेगा इस बल युग्म द्वारा इस डायरेक्ट इलेक्ट्रिक को रोटेट करने में, वही हम कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल kept in a uniform electric field। यानी कि किसी वाह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो अब आघूर्ण क्या होता है? टाउ। टाउ इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते थे आप? एक बल की वैल्यू होनी चाहिए, यानी फोर्स, जितना भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस प्रोडक्ट होता था किसका, जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? आप यहां से कैलकुलेट करिए। ये देखिए, ये आपका एल है, ये आपका एल है, ठीक है। ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? साइन है, साइन। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एल इंटू इसका साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। ये आप ज्योमेट्री से आपको आना चाहिए। ये एक ट्रायंगल है सिंपल सा, उस ट्रायंगल का ये बेस एंगल है और बेस एंगल से ये जो लंबाई होती है ये 2l साइन थीटा है और ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2l कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस अप्लाइड, ये इस फोर्स और इस फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? ट्वाइस l साइन थीटा। तो फोर्स आपका कितना होता था? Q इंटू ई। तो क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। तो आप इसको 2QL इंटू ई साइन थीटा लिख लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2QL याद आया क्या होता है? P। तो PE साइन थीटा। अभी याद करिए, ये टाउ एक वेक्टर है और ये PE साइन थीटा, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलेंगे? PE साइन थीटा का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट P और E का। किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट? P और E का। तो इसको हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। और इसको हम स्क्रू रूल से इसका डायरेक्शन देंगे, यानी टाउ कैन बी रिटन एज P क्रॉस E। इसको आप लर्न कर लीजिए। अब ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी आघूर्ण मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा? निकाल लीजिए। साइन माइनस में होगा तो कितना होगा? अब तीनों कंडीशन में अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें थीटा की वैल्यूज रख के, तो आप देखिए जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा तो साइन 0 इज 0, तो यहाँ पे कोई कपल अप्लाई नहीं होगा, टाउ 0 होगा। उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्थायी संतुलन। थीटा मान लेते हैं कितना हो जाता है? थीटा हो जाता है 90 डिग्री। तो साइन 90 0 कितना हो जाएगा? 0। अभी थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तब आप क्या करेंगे? थीटा को अगर आप 180 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये माइनस P आएगा। उसको बोलेंगे अस्थायी संतुलन। कैसा बोलेंगे? अस्थायी संतुलन की स्थिति या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर ये 0 डिग्री पे ले जाया जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपका ई है उसी डायरेक्शन में आप डायपोल को ले जाओगे तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो हम उसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। 180 पे ले जाओगे तो एक्चुअल में तो अपोजिट रहेगा पर कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को, इसलिए हम उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। और अगर 90 डिग्री पे ले जाएंगे तो उसको क्या कर देगा? एकदम सीधा कर देगा फोर्स अप्लाई करके। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड।
और आपने यदि ये पहली बार देख रहे हैं आप इस चैप्टर को, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लास्ट 5 वीडियोस को देखिए, और आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ आती हैं या कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर होने में रह गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ASAP as soon as possible. Have a good day.